Hello everyone. So welcome to the another class of clinical toxicology. After completing the topic on NSAID, today we are going to discuss about one more toxicity, that is hydrocarbon toxicity. तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है? बेसिकली दी कार्बन चेन्स विच कंटेन्स हाइड्रोजन इन दैम, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स. एग्जाम्पल इसके अंदर जो आते हैं वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल. तो अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को क्लासिफाई करेंगे तो हम तीन ब्रॉड कैटेगरी में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला आता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे केरोसिन हो गया, वार्निश हो गया, पैराफिन हो गया, ये सारे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं, मतलब जो लंबे हाइड्रोकार्बन के चेन है. फिर दूसरे आते हैं रिंग स्ट्रक्चर, क्लोज स्ट्रक्चर, जिसको हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं और इनमें बहुत ज्यादा एरोमा भी रहता है. इन सारे कंपाउंड में बहुत ज्यादा एरोमा भी रहता है, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं. तो इसमें एग्जाम्पल है टर्पेंटाइन, बेंजीन, जाइलिन, ये सारे इसमें इसके एग्जाम्पल में आते हैं. किसके एग्जाम्पल में आते हैं? एरोमेटिक के एग्जाम्पल में आते हैं. फिर उसके बाद में हमारे पास है हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जो अपने हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्लोरोकार्बन्स, ये सारे हमारे कहाँ पे आते हैं? हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल में आते हैं. तो जो इनके मैकेनिज्म है, ये टॉक्सिसिटी कैसे कराते हैं, अभी हम उसको एक एक करके देखेंगे. पहला तो आता है एस्पिरेशन. एस्पिरेशन मतलब क्या हो जाता है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से इनहेल हो जाते हैं. बेसिकली जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं या फिर एलिफेटिक रहते हैं, ये क्या होते हैं ना, लार्जली वोलेटाइल रहते हैं, हवा में इसका कंसंट्रेशन रहता है, और हम उस एरिया में लंबे समय तक रहें या काम करें तो यहाँ पे एस्पिरेशन हो सकता है. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रूट ऑफ एक्सपोजर. क्योंकि इनकी लो विस्कोसिटी रहती है, हाई वोलेटिलिटी रहती है, तो ये एयरवे तक आराम से पहुंच जाते हैं. इसके जो ड्रॉपलेट है वो इनहेल हो जाते हैं, जो एल्वियोलाई में पहुंचते हैं. एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद वो डिसॉल्व हो जाते हैं. जैसे ही वो एल्वियोलाई में पहुंचने के बाद डिसॉल्व होते हैं तो फिर वो एयरवे क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सेल्स में जाते हैं और वहां पे अपना इफेक्ट कराते हैं. वो एल्वियोलर सिस्टम को कोलैप्स कर देते हैं. जो एल्वियोलाई में जहां पे गैस एक्सचेंज होता है उनको कोलैप्स करा दे रहे हैं. उनको इंजरी करने के बाद वहां से ब्लीडिंग हो जा रही है, और ब्लीडिंग होने के बाद फ्लूइड भी लीक हो रहे हैं, इडिमा हो जा रही है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है और पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, जहां पे जिसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया सिचुएशन. क्या करा दे रहे हैं? ये अल्टीमेटली ऑक्सीजन को डिस्ट्रप्शन करा के हाइपोक्सिया सिचुएशन क्रिएट करा दे रहे. ऐसे ही ये जो हाइड्रोकार्बन्स है ये ब्रेन पे जाएंगे, सीएनएस सिस्टम पे जाएंगे, क्योंकि ये हाईली लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं. ब्लड ब्रेन बैरियर को आराम से क्रॉस कर सकते हैं. वहां पे जाके ये न्यूरोनल सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करेंगे और गाबा की एक्टिविटी को भी पोटेंशिएट कर देते हैं. ये क्या करते हैं? डिसरप्ट दी न्यूरोनल मेम्ब्रेन. जो अपने न्यूरोनल सेल्स के न्यूरल मेम्ब्रेन रहते हैं उसको डिसरप्ट कर देते हैं और गाबा को पोटेंशिएट कर देते हैं. फिर आते हैं कार्डियक में. कार्डियक में जनरली हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन रहते हैं, उनकी टॉक्सिसिटी कार्डियक सिस्टम में बहुत ज्यादा रहती है. ये इंडोजिनस इपिनेफ्रिन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिसके रिजल्ट स्वरूप क्या होता है कि जो कार्डियक अरिथमिया है वो काफी देखने को मिलता है, और इतना ज्यादा अरिथमिया हो जाता है, एट्रियल फ्लटर एंड फिब्रिलेशन, वेंट्रिकल फिब्रिलेशन होने के बाद आदमी के जो कार्डियक सेल्स है, मायोकार्डियल सेल्स है, उनकी अचानक से डेथ होना चालू हो जाती है. और कुछ इंपोर्टेंट मैकेनिज्म है, जैसे डायरेक्ट सेलुलर मेम्ब्रेन टॉक्सिसिटी होती है. ये जहां पे सेल पे जाते हैं ना, सेल मेम्ब्रेन को अटैक करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को टॉक्सिक इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड सब्सटेंस है वो डिसॉल्व हो जाते हैं. एक बार जो ये लिपिड सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाते हैं तो सेल ऑटोमेटिकली लीक होना चालू हो जाता है और सेल डेथ हो जाता है. ऐसे ही जो सेल के मेम्ब्रेन पे आयन चैनल रहते हैं वो भी डिसरप्ट होते हैं, और जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो भी डिसफंक्शन करना चालू करता है. अल्टीमेटली जो अपना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो नहीं होगा, एटीपी सिंथेसिस भी कम हो जा रही. देखिए कितने सारे मैकेनिज्म से ये डिसरप्ट कर रहा है. जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है उसको भी रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेल इंजुरी हो रही है, और डायरेक्टली जीआई में अगर जा रहा है तो गैस्ट्रिक इरिटेशन करा रहा है, इन्फ्लामेशन करा रहा है और परफोरेशन भी करा रहा है. तो ये कुछ 5-6 मैकेनिज्म है जिसके हिसाब से हाइड्रोकार्बन्स हमारे बॉडी में इफेक्ट कर रहे हैं. पहला एस्पिरेशन हो रहा है, एल्वियोलाई तक पहुंच रहा है, एल्वियोलाई को डैमेज कर दे रहा है, इडिमा हो जा रहा है और ओवरऑल ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, हाइपोक्सिया हो रहा है. सीएनएस में जा रहा है, न्यूरोनल सेल्स को डैमेज कर दे रहा है. हार्ट में जा रहा है, हार्ट सेल्स को डैमेज कर दे रहा है. जनरल सेल्स में जा रहा है, सेल्स को डेथ कर दे रहा है.
ऐसे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज तो जहां पे जाएंगी वहां पे डैमेज करेंगी ही, और जीआई सिस्टम पे डायरेक्टली जा रहा है तो जीआई सिस्टम को भी डैमेज कर दे रहा है। तो मोटा मोटी तरीके से अगर हम देखें तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये बहुत ही डेंजरस कंपाउंड है। मल्टीपल मैकेनिज्म्स आर इन्वॉल्व फॉर इट्स टॉक्सिसिटी। तो ये लंग्स में भी जा रहे थे, ब्रेन में भी जा रहे थे, हार्ट में भी जा रहे थे, उसके बाद अपने जीआईटी सिस्टम में भी आए। तो जहां जहां ये जा रहे हैं वहां वहां पे हैम्पर कर रहे हैं, तो सिम्टम भी वहीं वहीं के आएंगे। तो ये एक समझने वाला कॉमन सेंस वाली बातें हैं, तो इसको हम याद नहीं करेंगे, इसको हम समझेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा तो ऑब्वियसली टेकिपनिया, डिस्निया, साइनोसिस, रेल्स मतलब इडिमा हो जा रहा है, तो जो बबलिंग टाइप का साउंड है वो आना चालू हो जाता है। पल्मोनरी इडिमा हो जाता है, हेमोप्टाइसिस मतलब स्पुटम में ब्लड आना चालू होता है, निमोनिया, निमोनाइटिस, निमोथोरैक्स, ब्रोंकोस्पाज्म, रेस्पिरेटरी फेलियर, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कार्डियक में जा रहा है तो कार्डियक अरिथमिया करा रहा है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन करा रहा है, चोकिंग करा रहा है, कार्डियक सेल डेथ करा रहा है। सीएनएस में जा रहा है तो सीएनएस एक्टिविटी को इफेक्ट कर रहा है, न्यूरॉन्स को डैमेज कर दे रहा है, इंसेफेलोपैथी करा रहा है, गाबा एक्टिविटी को पोटेंशिएट करा रहा है, सीजर लेके आ रहा है, कभी कभी न्यूरोपैथी करा दे रहा है, एक्स्ट्रा पैरामिडल सिम्टम्स आ रहे। तो जहां जहां हाइड्रोकार्बन जा रहा है वहां वहां हंगामा करते करते जा रहा है। जीआईटी में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, पैंक्रेटाइटिस सारे ही सिम्टम्स आ रहे हैं। रीनल सिम्टम में एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, जो नेफ्रॉन है उसको डेथ कर देता है, उसकी डेथ कर देता है। नेफ्रॉन मरते हैं तो प्रोटीन लीक आउट होना चालू होता है, जिसको प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं, और आरबीसी भी लीक आउट होना होता है, चालू हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं हेमाचूरिया। हेमाटोलॉजिकल सिम्टम्स में कोगुलोपैथीज आती है, हीमोलाइसिस, जो सेल्स है वो रप्चर होना चालू होते हैं। पेनसाइटोपेनिया, पेनसाइटोपेनिया मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों भी सेल एकदम से घट जाते हैं, और स्केलेटल मसल्स ब्रेकडाउन भी होना चालू होते हैं, जिसको हम रेब्डोमाइलिसिस बोलते हैं। अमॉन्ग दिस द रेस्पिरेटरी सिम्टम्स आर द प्रोमिनेंट वन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इसका एक्सपोजर रहता है वो इनहेलेशन रूट से ही रहता है। तो अभी हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, ये तो हो गई बात इसके क्लिनिकल फीचर्स की। अब हम मैनेज कैसे करेंगे, तो जो हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग है इसमें हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा बचता नहीं है। क्यों नहीं बचता है? सॉलिड है तो जनरली लो ऑब्जॉर्प्शन होते हैं, मगर जो हाइड्रोकार्बन है वो सॉलिड में होते कहाँ है, वो जनरली लिक्विड में होते हैं, जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं और हमारे सराउंडिंग के एयर में भी घुल जाते हैं, मतलब रेडिली अवेलेबल होते हैं, रेडिली डिजोल्व होते हैं, रेडिली स्प्रेड होते हैं, हमारे बॉडी में भी रैपिडली जाएंगे और रैपिडली हमारे बॉडी में अब्जॉर्ब भी हो जाएंगे। तो ये सीन है इसका। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, इमेसिस नहीं करा सकते, क्योंकि ये क्या कर देगा, ये एस्पिरेशन निमोनिया करा देगा। एक्टिवेटेड चारकोल नहीं दे सकते, क्योंकि जो भी ये हमारे कंपाउंड है, ये कंपाउंड क्या होते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल के साथ एब्जॉर्ब नहीं होते। पल्मोनरी इंसल्ट हो रहा है तो हम वेंटिलेशन मेंटेन कर सकते हैं, O2 सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, एबीजी एनालिसिस करेंगे, एंटीबायोटिक अगर जरूरी है तो देंगे। ये भी सारे सपोर्टिव मैनेजमेंट है, हम इसमें डेफिनेट करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। तो डिकॉन्टामिनेशन बहुत कुछ ज्यादा है नहीं हमारे पास करने के लिए, और सपोर्टिव थेरेपी हम दे सकते हैं, और ये सपोर्टिव थेरेपी क्या देना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, बार बार हम उसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। और ये जितने भी हमने स्टेबिलाईजेशन और इवेल्युएशन वाले टॉपिक में डिस्कस करी थी वो सारी चीजें यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना चाहिए ऐसा कोई डॉक्टरों का मानना था, और आजकल के जो लेटेस्ट एविडेंस है जो वो बोलते हैं कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड को देना भी खतरे से खाली नहीं है, इसका कोई थेरेपेटिक फायदा तो है नहीं, इससे नुकसान ही होता है। तो ये भी अभी डाउटफुल है, तो ये भी हम नहीं कर सकते। और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या है कि लोकली बर्न जैसे इफेक्ट अगर देते हैं, अगर ये बाहर स्किन में आ गया, आईज में आ गया, ऐसे जगह में आ गया, या फिर माउथ में हो, इसोफेगस में हो, तो वहां पे हम बर्न जैसा मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर स्किन में है वहां पे है तो हम सिल्वर सल्फाडाइजिन जो बर्न के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है उसको लेके कर देंगे, और वुंड केयर करेंगे और वुंड को रेगुलरली ड्रेसिंग करते रहेंगे। इस तरीके से हम हाइड्रोकार्बन्स को मैनेज तो कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, मगर जो इसका प्रोग्नोसिस है वो बहुत पुअर है। तो ये हमको समझने की जरूरत है कि इसमें हमको बहुत कुछ ज्यादा करने के लिए बचता नहीं है। तो इसी के रिलेटेड हम एक दो केसेस भी आज डिस्कस करेंगे ताकि हम इस चीज को और अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो एक केस देखते हैं। अ 3-year-old बेबी एक्सीडेंटली इंजेस्टेड अराउंड 8 to 10 ml ऑफ कैरोसिन केप्ट इन द किचन। तो किचन में कैरोसिन रखा हुआ था, तो एक छोटे बच्चे ने क्या किया, उसमें से थोड़ा बहुत कैरोसिन, एक ढक्कन कैरोसिन लेके ले लिया, और वो हॉस्पिटल में आया क्योंकि बच्चे को कफ हो रहा था और
एक्टिव नहीं आता, उसका रेस्पिरेटरी रेट जो है वो बढ़ा हुआ था। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो लबाज हम कर नहीं सकते, इमेसिस हम कर नहीं सकते, एंटीडोट हमारे पास कुछ है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम बच्चे को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसको सपोर्टिव केयर देते रहेंगे। अगर उसको कुछ और सिम्टम आते हैं तो हम उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे। तो हम फिर नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो, घर परिवार में एजुकेट करेंगे कि जितने भी ये हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पॉलीथिलीन ग्लिकोल वाले जितने भी प्रोडक्ट्स है, ये बच्चों को रीच से दूर रखना चाहिए। इनको कहीं एक सेपरेट स्टोरेज रूम में रखना चाहिए ताकि ऐसी एक्सीडेंटल पॉइजनिंग ना हो सके। मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि वी कैन नॉट डू मच इन दी हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग केसेस, राइट। तो ऐसे ही हम एक दूसरा वाला केस देखेंगे। अ 20-year-old बॉय मैकेनिकली इंजेस्टेड डीजल फ्यूल फ्रॉम दी स्कूटी टैंक while siphoning. The person developed cough and crepitation sound during the auscultation in the चेस्ट। जब उसका चेस्ट का हम अस्कल्टेशन कर रहे हैं वो टाइम पे क्रेपिटेशन साउंड मिल रहा है और प्रोबेबली उसने एस्पायरेशन किया हो सकता है, इसलिए क्रेपिटेशन साउंड आ रही है। ये क्या बोल रहा है, एक 20 साल का लड़का था तो उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया होगा, तो उसने स्कूटी से पेट्रोल निकालने के लिए पाइप से उसको शॉक किया, तो वो उसने 1-2 घूंट पी लिए और उसमें से कुछ जो है वो एस्पिरेशन होकर लंग्स में भी चले गए। तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे मैनेज करेंगे? तो यहाँ पे अब देखो लंग्स में गया है तो इमेसिस कराने का कोई फायदा है क्या? इतना फायदा नहीं है। लवाज कराने का भी कोई फायदा है क्या? नहीं है। एक्टिवेटेड चारकोल नहीं दे सकते। एंटीबायोटिक कोई यूजफुल नहीं है क्योंकि एंटीबायोटिक इन्फेक्शन के लिए होते हैं। तो क्या कर सकते हैं? ऐसे में हम एयरवे को इंटेक्ट रखेंगे। अगर SpO2 ड्रॉप हो रहा है तो ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन देंगे। आदमी को मॉनिटर कर सकते हैं और कुछ भी दिक्कतें आए तो उसको हम सपोर्टिव मैनेजमेंट दे सकते हैं। तो इस केस में भी हमको यही बताया जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग में हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं है। तो हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग में प्रिवेंशन ही अच्छा है बाद में क्यूर करने के कंपैरिजन में। हैविंग सेड दैट, तो हमने आज ये हाइड्रोकार्बन पॉइजनिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है। तो नेक्स्ट डे में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो है कॉस्टिक पॉइजनिंग का। तो तब तक के लिए हमें भी विदा दीजिए। थैंक यू।